तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अब हम फिर से आ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय गणना का महत्व क्या है। अब राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व से पहले आपको ये जरूरी है जान लेना कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय के सोर्स कौन कौन से हैं। ये दोनों ही वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इन दोनों को ही समझकर आप राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व भी समझ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जिन्होंने आगे पढ़ लिया है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का बहुत ही महत्व होता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का बहुत ही महत्व होता है। यह देश के आर्थिक विकास का मापक है। किसी भी देश के बारे में अगर हम जानना चाहें कि वो विकासशील है, विकसित है, अल्प विकसित है, तो किसके माध्यम से हमें पता लगता है? राष्ट्रीय आय की गणना से, कि यदि उसकी राष्ट्रीय आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तब क्या है, वो विकास की गति पर आगे आगे चल रहा है। राष्ट्रीय आय एवं उसकी संरचना की जानकारी स्थिरीकरण के उद्देश्य के लिए भी जरूरी है। देखिए, कहने का मतलब है कि आपकी जब राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि होती है तो आप वहां पे क्या अपनाते हो? एक आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली। ऐसी प्रणालियों से क्या है कि स्थिरीकरण के उद्देश्य से, मतलब कि आप उसको और कितना इंप्रूव कर सकते हो, कहां तक ले जा सकते हो, कहां पे ले जाके उसे स्थिर कर सकते हो। जैसे 2017 और 18 में यदि राष्ट्रीय आय की गणना लगभग 500 करोड़ थी, तो इसको 2023 और 24 में 1500 करोड़ कैसे बनाया जा सकता है, 1500 करोड़ पे कैसे स्थिर किया जा सकता है, इसका भी अनुमान किससे लगाया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना के महत्व से। इसलिए राष्ट्रीय आय की सही जानकारी आवश्यक है। जब तक आपके पास सही जानकारी नहीं होगी तो सही अनुमान भी तो नहीं लगा पाओगे आप। और अनुमान सही लगाने के लिए क्या है, आपके पास आंकड़ों का जो रिजल्ट होता है वो भी सही होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे हो सकता है और इसके कौन से महत्व है, कौन से कारण है, आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना के आवश्यक कारण कौन से हैं। हमारा पहला पॉइंट है आर्थिक प्रगति का मापदंड। यदि किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में या किसी देश में किसी भी प्रकार की कोई प्रगति होती है तो उसका अनुमान कैसे लगाया जाता है? उसके राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से। वो वृद्धि कैसे पता लगती है? उसकी गणना करने पर। ठीक, जब हम किसी भी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसके कारण जो प्रगति होती है उसका मापदंड पता लगाया जा सकता है। कि प्रोफेसर मेयर एवं वर्ल्डविन के शब्दों में आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आइए और भी सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लीजिए कि प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन के शब्दों में क्या कहना है कि आर्थिक विकास जो आपकी क्या है, इंप्रूवमेंट हो रही है, कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा एक्शन है जिसमें क्या है, दीर्घकाल में। देखिए, जो आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, लंबे समय के लिए कर रहे हैं। ठीक, लंबे समय में क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जो वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होती है कि लगातार जब आप इंप्रूवमेंट करते जाते हैं। देखिए, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? जब एक निश्चित समय में, एक निश्चित वित्तीय वर्ष में जब किसी देश के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उन उत्पादन के अंतिम उपभोग से मिलने वाली जो मुद्रा का मूल्य होता है उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और यहीं पर किसने कहा है? प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन ने भी यही कहा है कि लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, जब आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, आपके देश ग्रोथ कर रहा है, लंबे समय तक जब देश ग्रोथ करेगा तो आपके पास नेचुरल सी बात है कि राष्ट्रीय आय की गणना में वृद्धि होगी ही होगी। दूसरा कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय नियोजन में महत्व। देखिए, नियोजन क्या होता है? नियोजन का सिंपल मीनिंग होता है प्लानिंग। जब भी हम किसी भी काम को करने के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नियोजन। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है? आर्थिक नियोजन में महत्व। जब हम अपने देश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो उस प्लान को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? हमें मुद्रा चाहिए, धन चाहिए।
ठीक, तो आइए इसको हम अपने टॉपिक से पढ़ते हैं कि आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि एक देश की कुल आय, देखिए कुल आय, टोटल इनकम, उत्पादन जो प्रोडक्शन है, उपभोग जो कंजम्पशन है, बचत जो सेविंग्स है, एक देश की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कि एक देश के अंदर एक प्लान तभी कामयाब हो जाता है जब हमें उस देश के इनकम के बारे में पता हो, उसकी प्रोडक्शन के बारे में पता हो, उस देश की सेविंग्स कितनी है, उस देश के लोग उस वस्तुओं को कितना उपयोग करते हैं। देखिए जितनी ज़्यादा मात्रा में लोग खरीदेंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में क्या है आपके पास टैक्स आएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है जो बचत के आंकड़े उपलब्ध हो, मतलब कि इन सभी के क्या है जो आंकड़े होते हैं, जो गणना होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं हम राष्ट्रीय आय की गणना का भी अनुमान सही ढंग से सही तरीके से लगा सकते हैं। सभी प्रकार की उप योजनाएं, देखिए जो सभी प्रकार के जो प्लान्स होते हैं या जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्लानिंग की जाती है राष्ट्रीय आय के आधार पर तैयार की जाती है। यदि देश में राष्ट्रीय आय अधिक मात्रा में होगी तो लोगों को सुविधाएं भी क्या है अधिक मात्रा में दी जाएंगी। यदि देश ही घाटे में चला गया तो यहाँ पे क्या है गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लोगों को सेवाएं तो छोड़िए उनको सही प्रकार की सहूलतें भी नहीं प्रदान कर सकते। तो ये एक देश की आर्थिक विकास में, आर्थिक प्रगति में, आर्थिक नियोजन प्रणाली में भी क्या है जो देश की राष्ट्रीय आय की गणना है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो कौन सा है, आय वितरण की जानकारी। देखिए जब इनकम इकट्ठी हो जाती है देश के अंदर तो उसको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब देखिए बांटते समय यदि हम उसकी गणना किए बिना अगर उसको बांट देते हैं कि किसी एक राज्य में अधिक मात्रा में मुद्रा चली जाएगी और दूसरे राज्य में क्या है कम मात्रा में मुद्रा चली जाएगी, तो इस प्रकार उनकी विकास की गति अधिक और कम हो जाएगी। तो इस प्रकार की असमानता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, आय का भी क्या किया जाता है गणना किया जाता है। राष्ट्रीय आय के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार जिस राज्य की संख्या लोगों की ज्यादा है वहां पर क्या है अधिक मात्रा में मुद्राओं का वितरण किया जाता है। और ये क्या है लगान, ब्याज ऐसे तमाम प्रकार के भुगतानों पर भी क्या है लागू किया जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा है, विभिन्न देशों की आर्थिक तुलना। देखिए आर्थिक तुलना से हमारा अभिप्राय जिस देश में राष्ट्रीय आय की गणना अधिक मात्रा में होगी तो ये तो नेचुरल सी बात है कि उस देश में प्रगति अधिक मात्रा में अधिक तेजी से होगी, जैसे कि जापान आपका सबसे विकसित देश है। आगे हमारा फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, आर्थिक नीतियों में सहायक। आर्थिक नीतियों से हमारा अभिप्राय है कि यदि देश के अंदर राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि होती रहेगी तो वहां पर कौन सी नीतियां बनाई जाएंगी, आर्थिक नीतियां, रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। रोजगार के साथ आपको स्वास्थ्य की भी क्या है सहूलियत दी जाएगी, स्वास्थ्य के साथ आपको सुरक्षा भी दी जाएगी। तो ऐसे तमाम प्रकार की जो आर्थिक नीतियां होती हैं वो भी किस पर आश्रित होती हैं, आपके राष्ट्रीय आय पर। यदि राष्ट्रीय आय की गणना लगातार वृद्धि होती रहेगी तो वहां पर क्या है आपकी सुरक्षा में भी क्या है बढ़ोतरी मिलती रहती है। और इसी प्रकार क्या है ये भी किस पर डिपेंड करता है, आपके राष्ट्रीय आय पर। ठीक, तो इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, शोध छात्राओं के लिए महत्व। जो देखिए रिसर्च कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स या जो पीएचडी कर रहे होते हैं वो भी क्या करते हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जो रिसर्च टाइम पीरियड में होते हैं वो क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं, या तो इसकी जो खामियां होती हैं उसको दूर करते हैं, कोई नया उपचार उनके पास होता है तो वो क्या करते हैं इसको इसी में शामिल कर देते हैं, जिससे क्या है देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है मजबूत होती है। और इसी के साथ हमारा टॉपिक ये खत्म होता है।